आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रतिलोम परासरण यानी जो परासरण अभी हमने पढ़ा है उसका उल्टा, और इस माध्यम से जो है जल का शोधन कैसे होता है, मतलब जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है चित्र 1.10 में वर्णित विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा को परिवर्तित यानी रिवर्स किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है। तो यहाँ देखिए चित्र 1.10 है, यहाँ पर P1 है, ये सॉल्वेंट है यानी विलायक है, और ये सॉल्यूशन है यानी विलयन है, और ये SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये जब झिल्ली लगा करके इधर विलायक और इधर विलयन भर दिया जाता है तो हमने पढ़ा है कि विलायक के अणु जो है विलयन की ओर जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो हमने परासरण दाब पढ़ा है कि इसमें इतना दाब लगा दिया जाए, विलयन की तरफ इतना दाब लगा दिया जाए कि ये विलायक के अणु विलयन की तरफ आना रुक जाए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो अब जायज़ सी बात है कि अगर इसमें दाब हम परासरण दाब से और बढ़ा दें, तो जब ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अभी तो रुका है, जब दाब और बढ़ा देंगे तो इधर जितने भी विलायक के अणु आए हुए हैं वो इस पारगम्य झिल्ली से फिर पार होके इधर को आने लगेंगे। तो पहले इधर जा रहे थे, अब इधर को आने लगे, यानी प्रतिलोम आने लगे या रिवर्स आने लगे। इसी को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सॉल्यूशन है, अब ये विलायक के जब अणु इधर आने लगे तो ये पूरे विलायक के अणु इधर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण द्वारा किसी भी चीज़ को शुद्ध कर सकते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि चित्र 1.10 में वर्णित विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा को परिवर्तित यानी रिवर्स किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो पहले विलायक से के अणु विलयन की ओर जा रहे थे, अब जब विलयन के ऊपर दाब डाल दिया गया है परासरण दाब से ज़्यादा, तो जो विलायक के अणु आए हैं वो सीधा उल्टा जो है फिर विलायक की ओर जाने लगेंगे विलयन से। तो यानी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दिशा, अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है, यानी विलयन से अब विलायक फिर अपनी ओर पार होके जाने लगता है। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है एवं व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, यानी समुद्र में नमक मिला रहता है तो उस नमक को हटाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिए, यहाँ तक आ जाएगा। तो प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, यानी उससे नमक को अलग करने में किया जाता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कि प्रक्रम का आरेखीय निरूपण चित्र 1.11 में दर्शाया गया है। तो कैसे किया जाता है वो चित्र 1.11 में दर्शा दिया गया है। अब देखिए 1.11 में ये SPM है यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है, अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। इधर लवणीय जल भरा हुआ है, इधर शुद्ध जल भरा हुआ है। तो इधर शुद्ध जल भरा है, इधर लवणीय जल भरा हुआ है, और ये दाब जो है कह रहा है ज़्यादा है पाई से, यानी परासरण दाब से हम लोग ज़्यादा दाब लगाएंगे। ये देखिए पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है
तो इसमें जब परासरण दाब से ज़्यादा दाब लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि लवणीय जल जो है, समुद्र का जल है, इसमें दो चीज़ें हैं, विलेय के रूप में नमक है और विलायक के रूप में पानी है, क्योंकि पानी में नमक मिला हुआ है। जब इसमें ज़्यादा दाब डाल देंगे तो जब दाब नहीं था तब शुद्ध जल हमारा विलायक था, तो विलायक के अणु इधर आ रहे थे, लेकिन अब पिस्टन से जब दाब डाल दिया गया, और ये दाब देखिए लिखा है दाब इज ग्रेटर देन पाई, यानी परासरण दाब से ज़्यादा दाब डाल दिया गया, तो अब जल इसमें विलायक है लवणीय जल में, तो जल के अणु इस शुद्ध जल की ओर जाने लगेंगे। जब शुद्ध जल की ओर जाने लगेंगे तो यहाँ से देखिए पानी का निकास हो रहा है, जल निकास, तो इसका पूरा जल निकल के यहाँ आता रहेगा और इससे हम बाहर निकाल लेंगे और इधर केवल नमक बचेगा यानी लवण। तो इसीलिए लवणीय जल को विलवणीयकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण है ये रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिलोम परासरण द्वारा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि परासरण के कारण तो शुद्ध जल से इधर को जल आना चाहिए, लेकिन हमने दाब इधर बढ़ा दिया तो इधर जो जल था वो इधर जाने लगा, तो यानी प्रतिलोम परासरण है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब देखिए कह रहा है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल से निष्कासित हो जाता है। तो शुद्ध जल जो ये समुद्री जल में वो निकल के इधर आने लगता है। देखिए इधर लिखा है शुद्ध जल, इधर लिखा है लवणीय जल, निष्कासित हो जाता है। तो इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार की बहुलकीय झिल्लियाँ उपलब्ध हैं। अब इस काम के लिए बहुत सारी अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हम लगा सकते हैं। बहुलकीय झिल्ली मतलब पॉलीमर की झिल्लियाँ जो बहुलक हैं। हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में बहुलक यानी पॉलीमर, तो उनकी बहुत सारी झिल्लियाँ हैं जो अर्धपारगम्य होती हैं, उनका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। तो जो प्रतिलोम परासरण के लिए मतलब ये उल्टा परासरण होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि पहले तो परासरण इतना दाब डालो कि रुक जाए, इधर का जल इधर आना, फिर उससे और दाब बढ़ाओ। तो वही कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण के लिए दाब जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है, जिसे उपयुक्त आधार पर रखा जाता है। तो चूंकि दाब बहुत अधिक होता है तो ऐसी झिल्ली हमको लेना चाहिए कि इतना ज़्यादा दाब बर्दाश्त कर सके, तो उसके लिए सेलुलोज एसीटेट जो है उपयुक्त होता है। अब सेलुलोज एसीटेट जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। ये भी देखिए इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो है सेलुलोज एसीटेट की, ये पानी के लिए तो पारगम्य है जो समुद्री जल है, लेकिन अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। तो और अच्छा हो गया इस काम के लिए। आजकल बहुत से देश अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे देशों में इस विधि द्वारा पानी को विलवणीकृत किया जाता है, यानी उससे नमक हटा लिया जाता है, या यूं कहें पानी को शुद्ध किया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एबनॉर्मल मोलर मासेस, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य को अंग्रेजी में एबनॉर्मल बोलते हैं, तो एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखिए कह रहा है कि हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थ जल में घोलने पर धनायनों एवं ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम 1 मोल KCl, तो 1 मोल KCl इसका मोलर द्रव्यमान होगा 74.5 ग्राम, को जल में विलीन करें तो हम विलयन में K+ एवं Cl- आयनों में प्रत्येक के 1 मोल होने की अपेक्षा करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज को। यहाँ पर देखिए जैसे KCl है तो ये जो है टूट जाएगा K++ Cl- में। तो अभी ये 1 मोल है,
अब ये टूट गया तो इसका भी 1 मोल बन गया, इसका भी 1 मोल बन गया, क्योंकि जब कुछ नहीं पहले लिखा होता तो हम उसको एक ही मानते हैं। ये रिवर्सिबल का हमने साइन लगाया है कि ये बदल के फिर ऐसा बन सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। तो वही कह रहा है कि यदि हम 1 मोल KCl को जल में विलीन करें तो हम विलयन में K प्लस एवं Cl- आयनों में प्रत्येक के 1-1 मोल के मुक्त होने की उपेक्षा करते हैं। 1-1 मोल बन गया। यदि ऐसा होता है तो विलयन में विलेय के कणों के 2 मोल होंगे। जाहिर सी बात है कि अब ये विलयन है तो अब विलेय है जो टूट गया, तो जहाँ 1 मोल होना चाहिए तो 1-1 2 मोल हो गए। तो वही कह रहा है कि 2 मोल होंगे। यदि हम अंतरा आयनीय आकर्षणों की उपेक्षा करें तो यह आशा की जाती है कि 1 किलोग्राम जल में KCl का 1 मोल क्वथनांक को 2 गुणे 0.52 के बराबर 1.04 केल्विन बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी 1 है और 1 है, टूट के 2 हो जा रहा है तो 2 मोल हो जाएंगे। तो अगर हम 1 किलोग्राम पानी ले लें और उसमें KCl का 1 मोल डाल दें तो अब अगर हम क्वथनांक निकालें तो चूंकि 2 मोल हो गए हैं तो पहले K का ये 0.52 जो मोलर क्वथनांक वाला स्थिरांक था जिसको KB लिखते थे, तो अब उसमें 2 मोल हो गए हैं तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्वथनांक वाला कितना हो जाएगा 1.04 के बढ़ा देता है, इसका 2 गुना होना चाहिए। तो वही बात कह रहा है। अब कह रहा है अब यदि हम वियोजन की मात्रा के बारे में न जानते हो तो हम इस परिणाम तक पहुंचेंगे कि 2 मोल कणों का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है, अतः 1 मोल KCl का द्रव्यमान 37.25 ग्राम होगा। तो अगर हम इस टूटने के बारे में न जानते हो तो हम तो यही जानेंगे कि जो भी घोला गया है KCl उसका द्रव्यमान 2 मोल का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है, क्योंकि टूट के 2 मोल हो गए तो 2 मोल का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है। तो 1 मोल का कितना होगा, इसका आधा यानी 37.25 ग्राम। तो हमें ये लगेगा कि KCl हमारा 37.25 ग्राम है जो कि 1 मोल है। इससे यह नियम प्रकट होता है कि जब विलेय का आयनों में वियोजन होता है तो प्रायोगिक तौर पर इन विधियों द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। तो जो वास्तविक द्रव्यमान है उससे हमेशा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल टूट गए तो जाहिर सी बात है 1 मोल है तो ये हमेशा कम होगा। जैसा कि उदाहरण द्वारा बता रहा है कि 2 मोल का 74.5 ग्राम द्रव्यमान है, क्योंकि ये KCl का 74.5 ग्राम द्रव्यमान है और ये टूट चुका है तो यानी 2 मोल विलयन में है। डाला तो हमने 1 मोल लेकिन 2 मोल है, तो 2 मोल का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है तो 1 मोल का इसका आधा होगा, ये मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वियोजित होने वाले आयन हैं तो हमेशा अगर हम इनको प्रायोगिक तौर पर देखें और प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जाए तो मोलर द्रव्यमान जो ये है ये वाला ये हमेशा वास्तविक द्रव्यमान से कम होगा। इसको ध्यान देना कि मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा कम होगा, ये ध्यान देना। अब देखिए अभी तो ये टूटने वाली बात हो गई, अब जुड़ने वाली बात करते हैं। जब जुड़ने वाली बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के अणुओं का या एथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, CH3COOH। तो वही कह रहा है बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के अणुओं का या एस्टिक अम्ल के अणुओं का हाइड्रोजन बंध बनने के कारण द्वितयन यानी डाइमेराइजेशन हो जाता है। ध्यान दीजिए अभी क्या था कि KCl डाल रहे थे तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जा रहे थे, तो 1 मोल डालने पर 2 मोल यानी 2 गुना हो जा रहा था। अब यहाँ पर 1 मोल लेने पर उसका डाइमेराइजेशन यानी 2 का 1 हो जा रहा है, तो अब जो है यहाँ 2 गुना हो जा रहा था, यहाँ अब आधा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बेंजीन के अणुओं को जब एस्टिक अम्ल में डालते हैं तो इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध हो पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन आबंध जो है
जब CH3COOH डाला जाता है तो ऑक्सीजन है, फोन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, तो यहाँ पर O से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, तो O से जुड़ी हुई हाइड्रोजन इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये CH3COOH दूसरे CH3COOH अणु से आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाती है, जिससे अणुओं का संगुणन हो जाता है, या डाइमेराइजेशन, यानी एक अणु दो अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं, यह स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल लिया गया तो यहाँ 1 मोल हो गया, तो 2 का आधा 1 हो गया, ये हो गया, क्योंकि दोनों अणु आपस में देखिए डाइमर बना लिए। यहाँ पर होल ट्वाइस हो गया, पहले अकेला था, तो ये मिल करके आपस में एक अणु बना लेते हैं। 2 अणु आपस में मिलकर एक अणु बना लेते हैं। अब इसके एक अणु बन जाने से क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि पहले जैसे हम KCl डालते थे तो टूट के K+ और Cl- यानी एक अणु डालते थे तो 2 आयन बन जाते थे, तो 2 गुना हो जाता था। यहाँ पर 2 अणु डालना है तो 1 बन जा रहा है, यानी अब आधा हो जा रहा है, पहले 2 गुना हो जा रहा था, तो अब जस्ट उसका उल्टा होने लगेगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा सामान्यतः निम्न पराबद्धतांक वाले विलायकों में होता है। ऐसा सामान्यतः किसमें होता है? जिनका पराबद्धतांक निम्न होता है। इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। ये देखिए, कह रहा है द नॉर्मली हैपन इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कम पराबद्धतांक वाले विलायक में ऐसा होता है, डाइमराइजेशन वाली प्रक्रिया। इस प्रकरण में द्वितीयन के कारण कणों की संख्या घट जाती है, जैसी बात है 2 थे अब 1 हो गया। अणुओं का संगुणन निम्न चित्र में देखा जा सकता है, नीचे चित्र दिखाया गया है। अणुओं का संगुणन इसमें दिखाया गया है। अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ बेशक यह कहा जा सकता है कि यदि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के समस्त अणु संगुणित हो जाएं तो एथेनोइक अम्ल का ΔTB या ΔTF सामान्य मान से आधा होगा। जाहिर सी बात है कि जहाँ 2 अणु है अब 1 हो जा रहा है, यानी अणुओं की संख्या आधी हो जा रही है। तो वही कह रहा है कि सामान्य तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल का ΔTB या ΔTF सामान्य मान से आधा होगा। इस ΔTB या ΔTF के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का 2 गुना होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ΔTB ΔTF चूंकि अणु संगुणित होकर के जो 2 मोल थे वो 1 मोल हो जा रहे हैं, तो ΔTB ΔTF का मान सामान्य मान से आधा हो जाएगा। इस ΔTB या TF के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान जो हम निकालेंगे तो वो आधा आएगा, तो अनुमानित मान का 2 गुना होता है। तो अनुमानित मान क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे आधा, क्योंकि ये ΔTB ΔTF आधा हो जा रहा है, और मोलर द्रव्यमान पहले 2 मोल थे अब 1 मोल हो जा रहा है, तो वो आधा दिखेगा हमको। तो अनुमानित मान जो है वो आधा दिखेंगे, क्योंकि आधा 2 मोल का 1 मोल हो जा रहा है, तो आधा तो दिखेगा। तो है तो आधा, लेकिन वास्तविक में क्या है? 2 गुना है। तो वही कह रहा है कि अनुमानित मान का 2 गुना होगा, जो वास्तविक मान होगा या परिकलित मोलर द्रव्यमान होगा। तो अनुमान में तो आधा दिखेगा, क्योंकि 2 मोल का 1 हो जा रहा है, लेकिन वास्तव में होगा वो 2 गुना। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ से बात जितना होना चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है तो असामान्य ही है। अब देखिए, कह रहा है कि 1880
में वांट हाफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणक आई, जिसे वांट हाफ गुणक कहते हैं, प्रतिपादित किया। इस गुणक आई को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो अब ये कभी दोगुना हो जा रहा है, कभी आधा हो जा रहा है। अगर टूट जा रहे हैं, आयन बन जा रहे हैं, तो दोगुना हो जा रहा है मोलर द्रव्यमान। और अगर डाइमराइजेशन हो जा रहा है, संगुणन हो जा रहा है, आपस में मिल करके एक अणु बना ले रहे हैं, तो आधा हो जा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने सोचा और इस डिसोसिएशन एवं एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, वियोजन, और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना या संयोजन, इसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए एक वान ठाप गुणांक दिया या गुणक दिया, जिसे आई कहते हैं। और इस आई के अनुसार क्या है, आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण, या आई बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या अपान संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के मोलों की संख्या। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी सवाल में ये फार्मूले लगा करके संयोजन हो या वियोजन हो, हम लोग मोलर द्रव्यमान को की गणना कर सकते हैं। वान ठाप गुणांक निकलेगा, फिर सामान्य निकालना है कि असामान्य, जो भी दिया हो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणांक निकालना है कि परिकलित, इन सब फार्मूला से हम लोग उनको निकाल पाएंगे। तो ये फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए और इनके माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ असामान्य मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान है तथा अणुसंख्य गुणों का परिकलन यह मानकर किया गया है कि अवाष्पशील विलेय न संयोजित होता है और न ही वियोजित होता है। तो ये बात ध्यान देना है कि जितने भी असामान्य मोलर द्रव्यमान हैं ये सब प्रायोगिक आधार पर निकाले गए हैं, और जो भी हमारे पास अणुसंख्य गुण हैं उनको हम लोगों ने ये मान के निकाला है कि जो भी उस विलयन में अवाष्पशील विलेय है वो ना तो टूटता है और न जुड़ता है, यानी ना तो संयोजित होता है और ना ही वियोजित होता है। तो ये मान करके अणुसंख्य गुण निकाले गए हैं, ये हमको मानना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर निकल भी नहीं पाएगा। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है कि संगुणन की स्थिति में, यानी जब संयोजित होते हैं अणु आपस में मिल करके, दो है जैसे तो एक बनते हैं, में आई का मान एक से कम जबकि वियोजन में एक से अधिक होता है। तो इसको ध्यान देना है कि आई की वैल्यू हम लोग संयोजन और वियोजन में उसी हिसाब से रखते हैं। जैसे 2 का 1 हो रहा है तो आई का मान आधा होगा, 1 का 2 हो रहा है तो आई का मान 2 होगा। तो उदाहरण के लिए जलीय KCl के लिए आई का मान 2 के नज़दीक एवं बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए लगभग 0.5 होता है। तो KCl K+Cl में टूटता है, यानी 1 से 2 बनते हैं, तो लगभग 2 के नज़दीक होगा। और बेंजीन और एथेनोइक अभी हम देखे हैं आपस में मिल जाते हैं, मिल के 1 बनाते हैं, तो 2 का 1 हो रहा है, यानी 2 गुना से 1 गुना यानी आधा हो रहा है, तो लगभग आधा यानी 0.5 के आसपास होगा आई का मान। तो इस प्रकार से हमको ये बातें समझना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वान ठाप गुणक को शामिल करने पर अणुसंख्य गुणों के लिए समीकरण निम्न प्रकार संयोजित हो जाते हैं। कैसे? विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो सीधा सब फार्मूले वैसे ही रहेंगे, बस आई का गुणा हो जाएगा, इतना समझ लीजिए कि जितने फार्मूले हमने पीछे पढ़े हैं सब वैसे ही रहेंगे, बस आई का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस जब विलयन बनता है तब विलायक का वाष्प दाब अपान शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो P01 माइनस P1 अपान P01 बराबर IN2/N1। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू I KBM, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू I KFM, विलायक का पाषाण दाब पाई इक्वल टू I N2 RT/V।
तो इसके पहले जितने भी हमने फार्मूले पढ़े और क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें टूटने जुड़ने वाली कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ पर अब आगे जो टूटने और जुड़ने वाली स्थितियाँ हैं उनको इन फार्मूले से सॉल्व करेंगे। केवल आई का गुणा कर देना है और सारे फार्मूले वैसे ही रहेंगे। अब देखिए क्या है कि सारणी 1.4 में बहुत सारे प्रबल वैद्युत अपघट्यों यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी जो पूरी तरह से टूट जाएं, जैसे KCl है प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब पूरी तरह से टूटेंगे तभी हम उनके मोलों को गिन पाएंगे। जैसे KCl है तो K प्लस Cl माइनस में टूट गया तो पता चला कि 1 मोल KCl था तो 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस बना, यानी विलयन में 2 मोल हो गए। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए ही सही होगा। अगर पूरा टूटेगा नहीं तो कैसे जान पाएंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा समझिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य वो हैं जो किसी उसमें डालने पर विलयन में या इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से टूट जाए। तो वही कह रहा है कि सारणी 1.4 में बहुत सारे प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए आई के मान दर्शाए गए हैं। KCl NaCl MgSO4 के लिए जैसे ही विलयन बहुत तन होता है आई का मान 2 के नज़दीक होता है, जैसे कि अपेक्षा है K2SO4 के लिए आई का मान 3 के नज़दीक होता है। तो ध्यान दीजिए NaCl Na प्लस Cl माइनस यानी 2 मोल बनेंगे। MgSO4 Mg प्लस 2SO4 माइनस 2 में टूटेगा तो 2 मोल बनेंगे। इसी प्रकार K2SO4 2K प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा तो K के 2 मोल SO4 का 1 मोल यानी 3 मोल बनेंगे। तो आई हमारा 3 के नज़दीक होगा। इन दोनों में 2 मोल बन रहे हैं तो आई हमारा 2 के नज़दीक होगा। तो इस प्रकार से हमको इन बातों को समझना है। अब देखिए बहुत सारे विलयनों के लिए आई का मान यहाँ पर दिया गया है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई का मान अपूर्ण वियोजन के लिए है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये है एक इसके नीचे है। इन दोनों को करते हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर द्रव्यमान स्थिरांक के 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। यह दिया है विलयन में द्वितीय यानी डाइमर बनाता है, यानी 2 के 1 अणु बना लेता है। तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत है? तो अम्ल का एसोसिएशन यानी संगुणन पूछ रहा है। तो जो दिया है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक अम्ल बेंजीन में मिल रहा है, तो बेंजोइक अम्ल कम है, बेंजीन ज़्यादा है, तो विलेय कौन है? बेंजोइक अम्ल। तो W2 विलेय को W2 से, विलायक को W1 लिखते हैं। तो W2 पीछे हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं तो उनमें ध्यान दीजिए। तो W2 हमारा 2 ग्राम हो गया और मोलर अवनमन स्थिरांक बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, यानी KF हमारा 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब आगे देखिए बेंजीन हमारा विलायक है तो W1 25 ग्राम है और हिमांक में अवनमन यानी TF कितना है? 1.62 केल्विन है, 1.62 केल्विन। देखिए हिंदी वाली बुक में बहुत ज़्यादा गलत लिखा है, इसको समझिए। डेल्टा TF अवनमन का मतलब कितना घटा, तो डेल्टा TF होना चाहिए ना। तो डेल्टा TF 1.62 केल्विन है, TF नहीं, ध्यान दीजिए। तो इसको सही करिए, ये डेल्टा TF है, डेल्टा TF है 1.62 केल्विन। हिंदी वाली बुक में बहुत गलत लिखा है। अब देखिए समीकरण 1.36 में यह मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो समीकरण 1.36 क्या है?
तो ये है 1.36 m2 इक्वल टू kf इंटू W2 इंटू 1000 अपान डेल्टा TF इंटू W1। तो इसमें रखेंगे तो m2 आ जाएगा हमारा। तो kf कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इंटू W2 कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम इंटू 1000 अपान डेल्टा TF कितना है 1.62 केल्विन। यहाँ पर देखिए डेल्टा की जगह ए लिख गया है गलती से, और W1 कितना है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम रख दिया। तो इसका मान आ गया 241.98 ग्राम प्रति मोल। अतः बेंजीन में बेंजोइक अम्ल का प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, जो प्रयोग से है 241.98 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब क्या है, अम्ल के लिए निम्नलिखित साम्य अवस्था पर विचार करें। अब जो अम्ल है हमारा बेंजोइक अम्ल, ये डाइमर द्वितयन कर लेता है, यानी 2 का 1 मोल बन जाता है। तो C6H5COOH का होल ट्राइड, यानी 2 मोल थे और 1 हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिए कि 2 मोल था वो 1 हो गया। तो जब ये 2 मोल 1 हो जाएगा तो कह रहा है कि यदि विलेय के संगुणन की मात्रा को यक्ष द्वारा व्यक्त किया जाए तो साम्य अवस्था पर असंगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की संख्या 1 - x मोल होगी। संगुणन की मात्रा यक्ष है तो बेंजोइक अम्ल के अणुओं की मात्रा कितनी होगी 1 - x, क्योंकि इसको 1 मान लिया जाए। इसको इस तरह मानिए, देखिए क्रिया से पहले जब ये नहीं बना था तब की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि ये 1 मोल था और क्रिया नहीं हुई थी, तब ये 0 है। अब जब क्रिया हुई तो ये यक्ष मोल बन गया। तो जब ये यक्ष मोल बन गया तो ये कितना बचेगा, ये यक्ष बन गया तो जितना है उसमें से यक्ष घटा दो तो 1 - x हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि विलेय के संगुणन की मात्रा को यक्ष द्वारा व्यक्त किया जाए तो साम्य अवस्था पर, यानी जब इधर वाला इधर और इधर वाला इधर की तुलना में आपस में क्रियाएं साम्य में है, यानी ये भी है विलयन में, ये भी है, जितना ये टूट करके ये बन रहा है उतना ये मिल करके फिर ये, जितना ये मिल करके ये बन रहा है उतना ये टूट करके फिर ये बन रहा है, तो इसी को साम्य अवस्था कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यदि विलेय के ये यक्ष मोल है तो ये कह रहा है यदि विलेय के संगुणन की मात्रा, ये जो संगुणित होकर के द्विगुणित हो रही है कि मात्रा यक्ष है, तो साम्य अवस्था पर असंगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की मात्रा कितनी होगी, पहले 1 थी तो 1 में घटा दीजिए तो 1 - x मोल होगी। अतः बेंजोइक अम्ल के संगुणित अणुओं के x/2 मोल होंगे। अब देखिए शुरू में 2 मोल है ना, उसको हमने माना 1 है, 2 मोल है, तो अब मिल करके ये यक्ष बने, तो जब 1 मोल थे तो यक्ष है, जब 2 मोल होंगे तो x/2, इसका आधा ही ये होगा। तो 1 है तो ये यक्ष है, 2 है तो ये x/2 होगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी बटे 1 है तो बटे x 1 करेंगे तो 1 आएगा, जब 2 होगा तो बटे 2 करेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो अतः बेंजोइक अम्ल के संगुणित अणुओं के x/2 मोल होंगे। 2 है तो ये 1 बन रहा है, तो x है तो 1/2 होगा। जाहिर सी बात है कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है कि नहीं, 2 से 1 तो 1 से 1/2, तो यक्ष से 1/2 गुणे यक्ष, चूंकि इसलिए से भी लगा सकते हैं, चूंकि 2 से 1 बन रहा है तो 1 से 1/2, इसलिए यक्ष से x/2, तो वही कह रहा है x/2 मोल होंगे। तो इस प्रकार साम्य अवस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कणों के मोलों की अगर कुल संख्या निकालें तो 1 है ये क्रिया से पहले, यानी इनिशियल में,
इनिशियल प्रारंभ में। अब फाइनल में क्या होगा, जब क्रिया हो चुकी है, जब क्रिया हो चुकी तो ये 1 माइनस एक्स बचा है और ये बना कितना है x/2, तो 1 माइनस एक्स प्लस x/2, तो ये आ गया 1 माइनस x/2। तो इस प्रकार साम्यावस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या कितनी होगी? इस प्रकार साम्यावस्था पर कणों के कुल मोलों की संख्या निकल करके आई है, तो 1 माइनस x/2 हो जाएगी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि यहाँ पर क्योंकि गलतियां होती हैं। तो कह रहा है यदि विलेय के संगुणन की मात्रा को यक्ष द्वारा व्यक्त किया जाए तो कह रहा है साम्यावस्था पर असंगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए जब ये संगुणन हुआ तो ये यक्ष बना, संगुणन के बाद यानी जब संयोजित हुआ, तो जब ये यक्ष बन गया और मान लीजिए प्रारंभ में 1 था, अब संगुणित होकर के ये यक्ष बना तो ये कितना बचा? प्रारंभ में 1 था, अब ये यक्ष बन गया तो ये बचा कितना? 1 माइनस एक्स ही बचा। इस यक्ष को घटा दें 1 में तो जितना होगा उतना बचेगा। अब देखिए चूंकि ये देखिए 2 मोल है और ये 1 मोल बना है, यानी ये जो यक्ष की मात्रा है ये x/2 है हकीकत में। तो पढ़िए यदि विलेय के संगुणन की मात्रा को यक्ष द्वारा व्यक्त किया जाए तो साम्यावस्था पर असंगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसी यक्ष में घटा दें क्योंकि प्रारंभ में 1 माना गया और संगुणित होने के बाद ये यक्ष बना। जब ये यक्ष बन गया इसी 1 में से तो बचा कितना? तो इसी 1 में इसको घटा दें यानी 1 माइनस एक्स बचा। तो वही कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल के अणुओं की मात्रा कितनी बचेगी? 1 माइनस एक्स होगी। अतः बेंजोइक अम्ल के संगुणित अणुओं के x/2 मोल होंगे। अतः बेंजोइक अम्ल के संगुणित अणुओं के x/2 मोल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 मोल है, तो 1 मोल में यक्ष बना तो 2 मोल में x/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे 1 है ना, यह 1 के लिए और 2 के लिए बटे 2 हो जाएगा। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 1 माइनस एक्स प्लस x/2, तो वही 1 माइनस एक्स प्लस x/2 इक्वल टू 1 माइनस x/2 हो जाएगा साम्यावस्था में कुल मोलों की संख्या। तो ये निकालना सीखिए, नहीं हर जगह क्वेश्चन में गलती होगी। अब देखिए अतः साम्यावस्था पर कणों के मोलों की यह संख्या वान ठाप गुणांक यानी आई के बराबर होगी। किंतु अब हम ये संख्या आई के बराबर हो जाएगी क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अब बात यह है कि आई बराबर और कुछ भी होता है। वो क्या होता है? सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यही चीज अब यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा 122 ग्राम प्रति मोल है और आप सामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा 241.98 ग्राम प्रति मोल है। अब ये देखिए जो M2 हमारा निकला है विलेय का, वो प्रायोगिक मान कितना है? 241.98। और अगर इसका निकालें CH3COOH का तो ये निकल के कितना आएगा? सामान्य वाला 122 आ जाएगा। अब देखिए C6CH5COOH का सामान्य मोलर द्रव्यमान अगर निकालना हो तो C के 6 है तो 1 C का 12 होता है तो 12 गुणे 6, 1 H का 1 होता है 5 है तो गुणा 5 कर दिया, प्लस C का 12 होता है 12 प्लस O8 16 होता है तो 16 और 2 है तो 32 प्लस H का 1 होता है 1। इनको सबको जोड़ा गया तो आ गया 122। तो 122 आएगा जो सामान्य। अब असामान्य हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको हमने रख दिया, तो ये रख दिया। और वान ठाप जो गुणांक है आई, यहाँ से 1 माइनस x/2 होगा तो ये 2 इधर जाएगा तो 2 में x घटेगा तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए 1 माइनस x/2 रखा है यहाँ से उठा के,
1 माइनस एक्स बाई टू। अब ये 1 इधर चला गया है इस साइड में, तो ये देखिए एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस इतना हो गया 122/241.98। तो ये सॉल्व किया गया तो 1 माइनस 0.504 आ गया एक्स बाई टू। तो ये एक्स बाई टू आ गया 0.496। तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 0.496, तो ये आ गया 0.992। अतः बेंजोइक अम्ल का बेंजीन के संगुणन कितना होगा, 99.2%। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में ये संगुणन यानी एसोसिएशन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। कह रहा है 1.06 ग्राम प्रति मोल 1.06 ग्राम मोल प्रति लीटर घनत्व वाले, यहाँ पर देखिए ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, क्योंकि घनत्व का मात्रक होता है घनत्व वाला द्रव्यमान बटे आयतन, तो 1 ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जीएम एक साथ होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि 1.06 ग्राम प्रति लीटर घनत्व वाले एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH के 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया। मतलब एस्टिक अम्ल जिसका घनत्व ये है उसके 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF कितना है, 0.0205005 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेक्षित किया गया। अम्ल के लिए वान ठाप गुणक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। यहाँ पर देखिए वियोजन स्थिरांक मतलब टूटने वाला बताना है, वहाँ जुड़ने वाला बताना था इसके पहले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें घनत्व दे दिया है एस्टिक अम्ल का और उसके 0.6 ml लिए जा रहे हैं 1 लीटर पानी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोल में है, तो सबसे पहले एस्टिक अम्ल को मोल में बदलेंगे। तो एस्टिक अम्ल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल n बराबर होता है W/m। n बराबर होता है W/m। अब यहाँ पर हमको m नहीं दिया गया है, क्या दे दिया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन दे दिया है, ये पूरा घनत्व दे दिया गया है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन 1 लीटर है, इतना ml डाला जा रहा है इसमें से, तो इसको इसी हिसाब से निकालेंगे। तो एस्टिक अम्ल में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, जो द्रव्यमान है हकीकत में W है, m तो ये मोलर द्रव्यमान है, यहाँ पर मास को W, तो ये W की जगह ये है, कुल मिला के इसकी जगह ये पूरा रख देंगे। ये W निकल के आया है, द्रव्यमान जो है ये मोलर द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। तो D कितना है 1.06 इंटू V कितना है 0.6 ml लिया जा रहा है, तो 0.6 गुणे 1.06 ये उठा के रख दिया गया अपान मोलर द्रव्यमान। तो एस्टिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसका अणुभार होगा, तो C का 12 प्लस H का 1 गुणे 3 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2। अभी पहले और सिंपल कर लें, 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, तो 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 1 2 3 2 5 1 6 1 1 2 2 1 3 3 6 डबल अंक वाले लेंगे तो 60 हो गए।
तो बटे 60 ग्राम प्रति मोल हो गया। तो अब मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो पानी हमारा 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी में 1030 ग्राम होते हैं, हमने पढ़ा है पीछे, लेकिन लगभग मतलब 1000 ही ग्राम मान सकते हैं। तो 1000 ml गुणे 1 घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। पानी का घनत्व 1 होता है और आयतन कितना है? 1 लीटर। तो देखिए द्रव्यमान की जगह मोललता होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल हैं। तो विलेय तो हमारा ये आ गया, तो उसके मोल अपान 1 किलोग्राम विलायक। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व पानी का 1 होता है और आयतन कितना है? 1 लीटर यानी 1000 ml। तो वो रख दिया तो आ गया 0.0106 मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता निकल आई। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KFM। तो KF हमारा कितना है? अवनमन स्थिरांक 0.02। ये तो अवनमन स्थिरांक है डेल्टा TF। तो इस फार्मूले को देखते हैं, फिर हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF इक्वल टू है, फार्मूला होता है KF और M, यानी मोलर द्रव्यमान जो होगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KFM। तो KF की वैल्यू हमको क्वेश्चन में नहीं दी है, KF की वैल्यू, इसको हमें याद करना पड़ेगा। एस्टिक अम्ल के लिए KF की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और M की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल लिया, एस्टिक अम्ल के मोलों की संख्या 0.0106। तो उसकी वैल्यू रख दिया तो ये आ गया 0.0197 केल्विन। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो पीछे जो सारणी दी गई थी KF और KB की, तो कुछ मान है जो NCERT में जहाँ जो नहीं दिया गया उनको याद कर लीजिए। अब देखिए वान ठाप गुणांक I बराबर होता है प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। तो प्रेक्षित हिमांक बटे परिकलित हिमांक। तो प्रेक्षित यानी जो प्रेक्षण द्वारा प्राप्त किया गया है, और परिकलित का मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन द्वारा निकालते हैं। तो प्रेक्षित मान कितना है? यहाँ पर दिया है अम्ल की सांद्रता के लिए हिमांक में अनुमान 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेक्षित किया गया, तो 0.0205 केल्विन। और परिकलित यानी जो निकाला गया वो कितना आया? इतना, तो 0.0197 केल्विन। तो ये भाग देने पे आ गया 1.041। यही वान ठाप गुणांक आएगा इतना। तो वान ठाप गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक हमसे पूछा है, तब वान ठाप गुणांक तो निकल आया, अभी वियोजन स्थिरांक हमको निकालना है। अब देखिए एस्टिक अम्ल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है एवं यह प्रति अणु 2 आयनों एस्टिक एसीटेट तथा हाइड्रोजन में वियोजित होता है। यदि एस्टिक अम्ल के वियोजन की मात्रा x हो तो अवियोजित एस्टिक अम्ल के N1 - X मोल होंगे एवं NX मोल CH3 COO- एवं NX मोल H+ आयनों के होंगे। अब कैसे होंगे ये समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए प्रारंभ में। अब देखिए ये चीज आपको आनी चाहिए। प्रारंभ में, ये फाइनल यानी अंत में, ये प्रारंभ में ये अंत में।
तो n मोल। अब प्रारंभ में जब रिएक्शन नहीं हुई थी, अब पहले रिएक्शन कैसे हो रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो CH3COOH यही रिवर्सिबल का यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन लगाना है, और टूटेगा तो H प्लस और COO माइनस बनेगा। कैसे बनेगा? ये O हमारा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H हमारा इलेक्ट्रॉन से कमजोर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये H प्लस बन जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन घसीट लेगा, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है, O माइनस हो जाएगा। तो टूटता कैसे है ये भी समझने की जरूरत है। तो CH3COO माइनस बन गया, ये H प्लस बन गया। अब प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में जब रिएक्शन नहीं हुई तो इनमें से पूरा कोई नहीं बना होगा। प्रारंभ में जब कोई नहीं बना होगा तो 0 0 होगा, तो 0 0 लिख दिया। और ये कितना है? इसको n मान लिया, n मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसने n मान लिया। अब देखिए जब रिएक्शन होगी फाइनल, जब रिएक्शन होगी तो ये H प्लस और CH3COO माइनस बनेंगे। अब ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर बराबर बनेंगे। अब जो है इसने माना कि ये x मोल बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि टोटल n था, तो ये कितना कितना होगा? NX और NX होगा। भाई टोटल जब पहले n था तो ये NX और NX मोल ही तो बनेगा। अब जब ये NX और NX मोल बनेगा तो बचेगा कितना? n ब्रैकेट में 1 माइनस x मोल बचेगा। ये देखिए कैसे लिखा जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। इसको इस तरह समझिए पहले आप कि ये n कुछ नहीं है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है, ये 0 है। अब ये x मोल बना तो ये भी x मोल बना, तो बचा कितना? इसी से टूट के x मोल बना, ये 1 था, x बना तो बचा कितना? 1 माइनस x ही तो बचा। तो अब अगर ये n होता तो n में 1 माइनस x का गुणा कर दीजिए। इस तरह से हमको इसको निकालना है कि ये बना कितना, ये बचा कितना। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए 1 माइनस x क्यों घटाया गया? ये 1 मोल है तो 2 नहीं क्यों नहीं घटाया गया? वो इसलिए नहीं घटाया गया क्योंकि ये 1 मोल है तो 1 ही x घटाया जाएगा, 1 माइनस x। तो अब कुल मोलों की अगर संख्या निकालना हो तो n 1 माइनस x ये हो गया, और nx ये हो गया, nx ये हो गया। तो इसको इस तरह लिखिए, n 1 माइनस x प्लस nx प्लस nx। तो इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि n 1 माइनस x प्लस x प्लस x, क्योंकि n का गुणा होगा तो इतना ही आ जाएगा, n माइनस nx प्लस nx माइनस nx। तो ये हो जाएगा n 1 प्लस x। इसको सिंपल करने पे इतना आ जाएगा। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर ये जितना आया है बटे टोटल, अतः कणों के कुल मोल कितने होंगे? इतना। तो प्रारंभ ये I कितना आएगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभ में n मोल है, बाद में इतने मोल बने हैं तो इतना बटे इतना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये आ गया, सॉल्व करने पे n कट जाएगा तो I बराबर आ जाएगा 1 प्लस x। तो ये आ जाएगा 1.041। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। इसको निकालना सीखिए तभी बनेगा कि कैसे लिख देता है। ये I देखिए हमने इतना निकाला 1.041, तो इसी I को इतने के बराबर कर दिया जो हमने यहाँ किया है। तो जब इतने के बराबर कर दिया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस x बराबर 1.041, तो x बराबर ये 1 इधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर 1.041 माइनस 1.000, ये 1 ही है, तो ये आ गया 0.041। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू सब जगह रख दीजिए तो जो जिनकी मात्रा है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए
CH3COOH की कितनी मात्रा है, N1-X है, तो N1-X, तो N हमारा कितना है, 0.0106 है। ये देखिए यानी इतना निकला है मोलों की संख्या N, तो N की जगह इतना रख दिया, 1-X की वैल्यू ये रख दिया। तो ये जो है CH3COOH कितना आ गया, इतना। इसी को और सिंपल कर लीजिए। और CH3COO- कितना है, NX है, तो N इंटू एक्स, तो N का x में गुणा कर दीजिए, x इतना है और N ये इतना है। इसी प्रकार H+ कितना है, NX, तो इतना ही इसमें भी हो जाएगा। अब K बराबर क्या होता है, K हमारा वियोजन स्थिरांक है, ध्यान दीजिए। K बराबर वियोजन स्थिरांक है, तो जो फाइनल में टूटा है H+ CH3COOH, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CH3COO- और H+, और जो प्रारंभिक है उसको नीचे लिखेंगे। ये इस तरह लिखा जाता है। सांद्रता CH3COO- की सांद्रता H+ की सांद्रता बटे Ht कम ले, यानी CH3COOH की सांद्रता। अब जो हमने निकाला है उसको पूरा लिख दीजिए। CH3COOH की ये निकल के आई है, तो इसको लिख दीजिए। अरे CH3COO- की ये निकल के आई है, ये लिख दिए। H+ की ये निकल के आई है, ये लिख दिए अपन। CH3COOH की ये निकल के आई है, तो नीचे ये लिख दिए। ये सब सांद्रता है, तो ये आ गया 1.86 × 10⁻⁵। ये वियोजन स्थिरांक है। ये वियोजित हुआ है, मतलब टूटा है यहाँ पर, तो इसी का वियोजन स्थिरांक ऐसे निकाला जाता है। इन दोनों की सांद्रता बटे इसकी सांद्रता। ये आगे चैप्टर आएगा, उसमें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हमारा आ जाता है सारांश, इसको भी पढ़ लें तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो कह रहा है विलयन 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो जो विलयन होता है 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका समांगी, यानी सब जगह बराबर उसका अंग होता है। जैसे शरबत बनाते हैं चीनी डाल के पानी में, तो शरबत चाहे ऊपर से 1 चम्मच निकालो चाहे नीचे से बराबर मीठा ही होगा, तो यानी समांगी मिश्रण होता है। विलयनों को ठोस विलयन, द्रव विलयन एवं गैस विलयन में वर्गीकृत किया जाता है। किसी विलयन की सांद्रता मोल अंश, मोललता, मोलरता और प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित होती है। ध्यान दीजिए, अगर किसी गैस की द्रव में विलेयता की बात हो तो हेनरी नियम द्वारा प्राप्त होती है, जिसके अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जाहिर सी बात है कि गैस का दाब होता है, तो गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने से विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जा रहा है तथा विलायक के वाष्प दाब में यह कमी राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो ध्यान दीजिए कि विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, और जब विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ये वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात होता है, जिसके अनुसार विलयन में किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। जाहिर सी बात है कि विलायक है और द्रव है तो मोल अंश लिया गया है। हेनरी के नियम में गैस है तो आंशिक दाब लिया गया है। किंतु द्विघटकीय द्रव विलयन में यदि विलयन के दोनों ही घटक वाष्पशील हों तो राउल्ट के नियम का दूसरा रूप प्रयोग में लाया जाता है। अगर द्विघटकीय द्रव हो यानी 2 घटक हो तो क्या है उसका गणितीय रूप किस प्रकार है, P कुल इक्वल टू, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर P1 0x1 पर P2 0x2, यानी x1 जो विलेय मान लो x1 है तो उसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब, और अगर H2 को विलायक माने तो उसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब एवं ये मोल अंश है x1।
विलय का या विलायक का, जिसको जो भी माने, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांस्थाओं में पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी सांद्रताओं में, ध्यान दीजिए, तो उनको जो है आदर्श विलयन कहते हैं। अब राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन होते हैं जिन्हें धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन कहते हैं। राउल्ट के नियम से बहुत अधिक विचलन से स्थिर क्वाथी विलयन बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर विलयन का विचलन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, स्थिर क्वाथी विलयन बनते हैं, यानी जिनका क्वथनांक स्थिर होता है, यानी दोनों विलयनों का क्वथनांक समान हो गया, यानी समान ताप पर वो उबलेंगे। अब आगे देखते हैं, कह रहा है विलयन के वे गुण जो उनके विलेय पदार्थों की रासायनिक पहचान पर न निर्भर होकर पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन एवं परासरण दाब, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ा गया है, तो यहाँ भी वो सारांश में दे रहा है। यदि विलयन पर उनके परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब लगाया जाए तो परासरण की प्रक्रिया की दिशा को विपरीत किया जा सकता है, जैसा अभी हमने पढ़ा है। अणुसंख्य गुणधर्मों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विलयों के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण में किया जाता है, जैसा अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा। विलयन में वियोजित होने वाले विलेय के आणविक द्रव्यमान का मान उनके वास्तविक आणविक द्रव्यमान से कम तथा संगुणित होने वाले विलयों का आणविक द्रव्यमान वास्तविक मान से अधिक प्राप्त होता है। अभी वियोजन और संयोजन ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मात्रात्मक त्रुटि से किसी विलेय के वियोजन अथवा संगुणन की मात्रा वान ठाप गुणक आई द्वारा व्यक्त की जा सकती है। इस गुणक को सामान्य मोलर द्रव्यमान एवं प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अभी अभ्यास के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम लोग स्टडी करेंगे।